हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रिसर्च में है और अब अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ वो करना चाहते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीएसआईआर ने अभी डायरेक्ट एसआरएफ दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप और उसके अलावा रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। तो यहाँ पे एसआरएफ में आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं प्लस कंटिजेंसी, और जो रिसर्च एसोसिएटशिप है उसमें 58,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस कंटिजेंसी जो कि ईयरली होती है आपको मिलता है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसको डिटेल में देख लेते हैं आज। CSIR HRDG.RES.in ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। इसमें जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स करके कॉलम है, जिसके अंदर फर्स्ट वाला ही जो एक लिंक है उसके अंदर बताया है एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट SRF एंड RA। सो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आपके ओपन हैं 28 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक। ओके, सो ये आपको अप्लाई करना है। और कहाँ पे अप्लाई करना है? SRFRA.CSIRHRDG.RES.in इस लिंक के ऊपर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द डिटेल्स हियर। सो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे RA और SRF के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इन्होंने बताया है फॉर इम्प्रूवमेंट इन द रिसर्च वर्क इन द इंडस्ट्री। नाउ कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए। द फेलोशिप्स और एसोसिएटशिप्स आर टेनेबल इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। सो जो बच्चे ये लेंगे वो यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स में इंक्लूडिंग CSIR, R&D establishments of recognized PSUs, इंडस्ट्रियल फर्म्स एंड अदर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में ये SRF और RA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मिल जाता है तब। Only Indian students or Indian citizens are eligible. Alright, and then the award is for fixed tenure and does not imply any assurance of guarantee for subsequent employment by CSIR. तो CSIR में आपको कोई परमानेंट जॉब इससे नहीं मिलेगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जो कि मैक्सिमम 3 ईयर्स है दोनों के अंदर ही। ओके, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये टाइम पीरियड है जो कि फिक्स है, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले SRF के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। MSc BE BTech या इक्वलेंट डिग्री हो विद 55% मार्क्स। उसके अलावा आपका एक पब्लिकेशन होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडेक्स में, जो जर्नल हो, ऐसे किसी जर्नल में। और इसके अलावा आपने एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट MSc BE BTech रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, मतलब 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, 55% मार्क्स होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके पास में एक रिसर्च पब्लिकेशन जो कि SCI इंडेक्स में कहीं आता हो, राइट। सो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑल्सो जो आपका PhD में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका एटलीस्ट 2 years कंप्लीट होना चाहिए, ऑलराइट, फ्रॉम द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इन PhD। उसके बाद में आप SRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या है? MTech और ME या फिर इक्वलेंट डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, 60% मार्क्स। तो यहाँ पे ना कोई रिसर्च पेपर अलग से मांगा है, ना एक्सपीरियंस मांगा है। MTech ME स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech और इक्वलेंट डिग्री वाले स्टूडेंट्स के अब मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। MBBS या BDS या इक्वलेंट जो स्टूडेंट्स हैं, 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो, और आपने 1 year का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, तो आप भी एलिजिबल हैं। B Farm, BVSC, BSc एग्रीकल्चर और इक्वलेंट डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 1 पब्लिकेशन इन SCI जर्नल, तो ये आपके पास में होना चाहिए। और एटलीस्ट आपके पास में 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले। इसके अलावा एविडेंस फ्रॉम फेलोशिप और एसोसिएटशिप और फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PhD। ये सारा का सारा आपके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज M Pharm, MVSc, MSc एग्रीकल्चर या MPhil वाले जो स्टूडेंट्स हैं या उनके इक्वलेंट डिग्री है, उनको 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। SCI जर्नल में एक पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा एविडेंस फ्रॉम फेलोशिप और एसोसिएटशिप और फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PhD।
Alright, so next is document supporting the research or teaching experience not below the undergraduate level and PhD registration should be submitted online. तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे बनते हैं वो सबके सब आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे. Those who have been awarded PhD, MD, MS, MDS डिग्रीज, जिन्होंने कंप्लीट कर ली है ये डिग्रीज, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द पोजीशन ऑफ SRF. So those who are eligible for research associateship will also be not considered for SRF. अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए तो आप SRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, तो उस कंडीशन में आप RA के लिए अप्लाई कर दीजिएगा. एम्प्लॉयड कैंडिडेट जो किसी ना किसी जॉब में है स्टूडेंट्स, उनके लिए सो द फेलोशिप्स आर हेल्ड ऑन अ फुल टाइम बेसिस. तो फुल टाइम बेसिस पे है और साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट कहीं और परमिट नहीं किया जाएगा. जो बच्चे हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, चाहे टेम्परेरी या परमानेंट जॉब है आपकी, तो उस कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको रिज़ाइन करना होगा अपने जॉब से फेलोशिप लेने से पहले. ओके, सो अगर आप ऐसा नहीं करते द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ अंडरटेकिंग इज नॉट प्रोवाइडेड. ऑलराइट, सो नाउ स्टाइफन की अगर बात करें तो SRF में आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं. ऑलराइट, और इसके अलावा आपको 20,000 रुपीज़ पर एनम का कंटिजेंसी भी मिलता है. सो PhD वाइवा वोस अगर आपका पहले होता है या फिर आपका जो SRF का टाइम होता है मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, जो भी पहले आ जाता है उस दिन तक ही आपको ये स्टाइफन मिलेगा. ऑलराइट, सपोज अगर 2 ही साल में ये फेलोशिप मिलेंगे, 2 इयर्स में ही आपका वाइवा वोस हो जाता है तो उसके बाद में आपको फेलोशिप नहीं दिया जाएगा. सो SRF विल बी टेंडेबल इनिशियली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 इयर्स. पहले 2 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद में कमिटी बैठेगी. ठीक है, 3 मेंबर कमिटी आपको असेस करेगी जिसके बाद में आपको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है. ऑलराइट, सो दोज हु हैव होल्डिंग इक्विवेलेंट फेलोशिप अवार्ड अंडर वेरियस स्कीम्स, अगर आपके पास में DST, DBT, ICMR, UGC, ICAR, इनका ऑलरेडी किसी ना किसी का जो फेलोशिप आप उठा रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल SRF पीरियड है वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस वन और जो आप ऑलरेडी उठा चुके हो वो. ऑलराइट, सो दोज हु हैव अवेल्ड और हैव 31 दिसंबर 2024 तक जिनको JRF मिल चुका है 5 इयर्स का या SRF 3 साल का, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से अपना SRF ले सकते हो. द कंबाइंड टेन्योर ऑफ JRF एंड SRF विल नॉट एक्सीड 5 इयर्स. JRF प्लस SRF दोनों का टेन्योर जो है 5 ईयर्स से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रिसर्च एसोसिएटशिप. सो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है या तो PhD हो या MD, MS, MDS हो आपका. ठीक है, यहाँ पे साइंस या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में या मेडिकल साइंस सब्जेक्ट में आपके ये डिग्रीज होनी चाहिए, या फिर आपके पास हो ME, MTech, MPharm, MVSC विद 3 years R&D एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. PhD science engineering thesis submitted is also eligible for RA-ship. Okay, selection in such cases will be subject to the condition that PhD viva voce is done और उसके बाद में आपका जो डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड और आपको डिक्लेयर कर दिया गया हो क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ PhD. सो इस कंडीशन में आप यहाँ पे RA-ship के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. The candidates applying for RA-ship must have at least one research publication in a standard referred journal as listed in Journal Cited Reports JCR. Now, employed candidates, whether temporary or permanent, and also those who have already availed higher fellowships or associateship like senior research associateship, etc., will not be considered for RA-ship. तो ये देख लीजिएगा. Now coming to tenure, so initially आपको 1 साल के लिए दिया जाता है RA-ship और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अ 3 member असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट, जिसमें आपको मैक्सिमम RA-ship 3 years के लिए दिया जा सकता है. जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कोई एसोसिएटशिप किसी भी दूसरी स्कीम में जैसे कि DST, DBT, ICMR, UGC, ICR से उठाई हो तो उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
टोटल टेन्योर जो आपका रिसर्च एसोसिएटशिप का है इंक्लूडिंग CSIR, वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला आरएशिप और अगर कहीं और से भी आपने लिया हुआ है पहले, तो सारा टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी 3 साल तक किसी भी तरह का रिसर्च एसोसिएटशिप का ग्रांट उठा लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। नाउ कमिंग टू अदर कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशन, तो एज लिमिट SRF के लिए मैक्सिमम 32 ईयर्स है, RA-शिप के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स के लिए, और इसके अलावा जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? Selection will be made through interviews of candidates of shortlisted based on their academic records। तो आप जो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे अपलोड करेंगे अपने पेपर्स, उसके अंदर से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर एन इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा किन बच्चों को SRF और RA दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो पहले सिलेक्ट करके ये लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पूरा लिस्ट डाल देंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, और इन कैंडिडेट्स को बेसिकली जा करके फिर इंटरव्यू देना होगा। So the SC ST candidates called for interview will be paid a single second class rail bus to and fro in the shortest route। So इनको जो है ट्रांसफ़र अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा जो स्टूडेंट्स SC ST के हैं और वो अगर इंटरव्यू देने आते हैं। Alright, so merely fulfilling the essential qualification will not entitle the candidate to be called for an interview। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो उसी बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए। इट डिपेंड्स कि जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें से अगर आप आ जाता है आपका नाम, तो आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनवायरमेंटल साइंस, तो आपको बेसिकली नीचे दिए गए कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ वर्किंग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टॉपिक्स में अप्लाई अंडर द कोड एनवायरमेंट 32। सो ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। अगर आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पर्टिकुलरली करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में अपना रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के अंडर, तो जहाँ जो यहाँ पे कोड है दैट इज़ STS71, और ये अगेन कुछ ब्रॉड टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं जनरली एक स्टूडेंट एक ही कोड के अंदर अप्लाई कर सकता है, तो कौन से वाले कोड में आप अप्लाई कर रहे हैं डिपेंडिंग किस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो वो आप देख करके यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा केयरफुली। ओके, नाउ कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ट्रांस डिसिप्लिनरी TDR 81। सो ये बेसिकली एक अलग कैटेगरी है जिसमें आपका जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन है उसको आप कनेक्ट कर रहे हो किसी दूसरे डिसिप्लिन से। सो यहाँ पे दो अलग अलग डिसिप्लिन के बीच में आप कुछ कनेक्शन ला रहे हो, इस तरह का अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो, सो इस कंडीशन में आपको ट्रांस डिसिप्लिनरी इस पर्टिकुलर सेक्शन में अप्लाई करना होगा। So the objective of fellowship associateship in transdisciplinary area is to encourage research in new and emerging areas where boundaries between disciplines and transcended knowledge and perspectives from different disciplines are integrated। तो दो अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिलाकर के अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो आप इस सेक्शन में अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर दिस कोड आर नॉट हैविंग एनी ट्रांसडिसिप्लिनरी कंपोनेंट इन द प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक मे लीड टू रिजेक्शन। तो आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल देना होगा कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं टू द कैंडिडेट। सो द कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली दीज इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कोड में। जो कोड नंबर है सब्जेक्ट का वो केयरफुली सिलेक्ट करना है आपको। ऑलराइट, एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट कॉलम। इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू पास्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस, और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेलेवेंट कोड और कोड नॉट मैचिंग द प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक मे लीड टू रिजेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको केयरफुली अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है, और ये पूरा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये लोग कॉल करेंगे। ऑलराइट, सो जो भी बच्चे
कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज रहे हो स्कैन करके, उनके ओरिजिनल्स भी आपको दिखाने होंगे, और अगर वो नहीं मैच करता है प्रॉपरली तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे और बोला गया है कि कोई टेस्टिमोनियल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आपको कोई ना कोई जो आपके ऑफिस का एक ऑफिस ऑर्डर निकलता है वो आपको निकाल करके देना होगा फॉर showing your research experience. All right. So the date of interview will not be changed on request from the candidates. तो भाई रिसर्च जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनको जिस भी डेट पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए उसी डेट पे आपको जाना होगा. एवरी एफर्ट इज मेड बाय CSIR टू हैव कमिटीज विद वाइड रेंजिंग एक्सपर्टाइज. हाउएवर कंप्लेंट्स ऑफ रिजेक्शन विल नॉट बी एंटरटेन्ड. ओके, सो ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिनको आप ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं. सो नाउ यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. जिसमें किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं. और इसके साथ में क्या साइज़ का आपको फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में, उसके डायमेंशंस और साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें. इसके अलावा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताया था अपेंडिक्स 1 जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड बताया गया है, सो वो यहाँ पे है. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं. जब आप फॉर्म फिल करें तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से वाले सब्जेक्ट कोड के अंडर आप अप्लाई करना चाहते हैं. यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको आपको ध्यान से देख करके अप्लाई करना है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे. अगर आप लोग अपना जो करियर है वो रिसर्च में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है. ये SRF या रिसर्च एसोसिएटशिप लेकर के आप इंडिया के किसी भी अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च वर्क प्रोसीड कर सकते हो किसी भी साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर के अंडर. तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है. जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कोई फ़ीस आपका नहीं लगने वाला है किसी भी स्टूडेंट का. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. तो ट्राई ज़रूर आपको करना चाहिए इफ़ आप यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699. तो आपको क्या करना है, JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो आपको आपकी फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर होने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में किस तरह आपको टाइम मैनेज करना है एग्जाम में उसका प्रैक्टिस आपका हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. आपका लाइकिंग और सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का मोटिवेशन है. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा.